मैं मोइज़ जाफरी साहब, अब ये आईनी कोर्ट का जो मामला है, ये डिबेट, क्योंकि इससे पहले हम इसके ऊपर इस तरह की कोई मिसालें नहीं मौजूद, लेकिन अगर हों तो आप ज़रूर बताइएगा। एक तो इसमें ये कहा जा रहा है, ये जो मुसवदा हमारे सामने है कि आईनी मामला तो ऑब्वियसली ये देखेंगे और उसमें एक बहस रहती है किसी भी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हवाले से अज खुद नोटिस का इख्तियार भी होगा और इसका आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट मानने की भी पाबंद होगी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, इस आईनी अदालत का एक नुमाइंदा होगा। तो मोइज़ साहब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने 3 नुमाइंदगान होंगे। सो मोइज़ साहब, आपके ख्याल में ख्वाजा साहब कह रहे थे कि इससे हुकूमत को कैसे फ़ायदा होगा? आप समझते हैं कि न सिर्फ अगर इस हुकूमत को इस मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में फ़ायदा, मुस्तकबिल के लिए भी एक परेशान कुन ये हो सकती है बात? बहुत शुक्रिया आपसे, आपने मौका दिया। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब की बात तो बुरी लगी, लेकिन उनसे बहुत ही आज़म तारड़ साहब की जो दलाइल थे वो मुझे आज लगे, क्योंकि वो बतौर एक वकील बात करने की कोशिश कर रहे थे और वो वकीलों की नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे थे और वो सरासर गलत बयानी कर रहे थे। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब की बात पर मैं आता हूँ। आज़म तारड़ साहब ने हमें ये समझाने की कोशिश की कि ये सब कुछ जो है ये आम आवाम के लिए कर रहे हैं। ये आम आवाम के लिए हाई कोर्ट के जज को बगैर उससे पूछे ट्रांसफ़र करना, ये आम आवाम के लिए कर रहे हैं। आम आवाम को इससे क्या मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट को नाम का सुप्रीम छोड़ के उसके ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट लगा के ये आम आवाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जेरीमैंडरिंग कर रहे हैं। क्या सपोजिटली मिलेगा आवाम को? एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नामी इदारा बना के उसके अंदर जब उसके सरबराह खुद चुनेंगे, ये अल जिहाद ट्रस्ट वाज़े है, अल जिहाद केस वाज़े है, इसके अलावा दीगर पोजीशंस वाज़े हैं, बैनुल अक़वामी पोजीशंस वाज़े हैं कि एक कोर्ट ही नहीं होता अगर उसका जज जो है वो किसी के ताबे हो। अगर वो अपनी जुडिशरी की हायरार्की के अलावा किसी के ताबे हो तो वो कोर्ट कहलाने लायक जगह नहीं होती। उसको आप कोई और लिबादा उड़ा दें, ट्रिब्यूनल कह दें, इंक्वायरी कमीशन कह दें, लेकिन उसके नाम के साथ भी अगर आप कोर्ट जोड़ेंगे तो वो कोर्ट बन नहीं जाता जब तक कि उसका सरबराह जो है वो आज़ाद ना हो। और इससे ज़्यादा बड़ी आज़ादी पे कदगन क्या हो सकती है कि एक शहबाज शरीफ नुमा आदमी जो है वो आपकी अदालत के सरबराह को लगा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि उस अदालत की आज़ादी का फिर क्या सोचा जाएगा अगर उस वक्त के जो तमाम सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं वो एक मुसलसल रेस के अंदर शामिल हों कि मैं जिस एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले देने जा रहा हूँ उसी एग्जीक्यूटिव के हाथों मेरा चुनाव होना है और मेरी सरपरस्ती अगर है तो मैंने आगे बढ़ना है, मेरी तरक्की जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई है। ये सब जो है ये मैं कोई किसी की जहन की इख्तरा नहीं है, ये चीज़ें डिसाइड हुई हुई हैं, ये पहले होती थी पाकिस्तान में। इसीलिए आपको जज साहिबान के नाम जो है वो सिर्फ तज़हीक की तरीके से याद हैं प्रायर टू द लॉयर्स मूवमेंट। वो एक अलग बात है कि उसके बाद भी बहुत सारे नाम आपको इसी उज़र से याद आते हैं, लेकिन वो फिर उनकी अपनी गलतियाँ हैं। वरना ये ब्यूरोक्रेट्स की तरह ब्यूरोक्रेटिक सबमिसिव बिहेवियर जजेस का था क्यों? इसीलिए तो था, इसलिए कवानीन ही ऐसे थे कि उनकी आज़ादी पेपर पे भी नहीं थी। अगर आपका चुनाव ही इस तरह होना है कि हुकूमत की सवाबदीद है तो बात ही फिर वहाँ से शुरू और ख़त्म हो जाती है। और इसके अंदर आम आवाम का क्या आंसर है आज़म तारड़ साहब के मुताबिक? उसके अलावा आर्टिकल 199 के अंदर से किसी भी नेशनल सिक्योरिटी इदारे को उसकी सवाबदीद से बाहर निकाल दिया है। यानी कि जो गुमशुदा अफराद के पीछे अगर आप जाएं तो अब आप हाई कोर्ट के अंदर रिट नहीं कर सकते अगर ये आईनी तरमीम पास हो जाती है। या फिर अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट या नेशनल सिक्योरिटी का कोई भी आदमी आके ये नेशनल सिक्योरिटी का उज़र उठा ले तो हाई कोर्ट जो है उसकी आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन से वो केस बाहर चला जाएगा। यानी ये जो मिसिंग पर्सनस की लिस्ट का हम तकल्लुफ़ करते तो उनके लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट्स फिर भी तकल्लुफ़ करती हैं और कभी कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ हो भी जाता है, वो कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। ये आम आदमी के लिए कर रहे थे तारड़ साहब और हमें समझा रहे थे एक 10 साल पुराने केस की मिसाल देके, जिसका ताल्लुक मैं आगे बढ़ के बताना चाहूँगा कि दर हकीकत अगर वो नेक नियति से कर रहे होते तो उनको क्या करना चाहिए था, उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया था। इसके अलावा ये आम आवाम के लिए फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड के टैक्सेशन की पावर डाल दी, क्योंकि अभी सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया था कि कैंटोनमेंट एक सानवी एक टेम्परेरी चीज़ होता है और उसको 18वीं तरमीम के बाद उसकी जवाबदही सूबाई हुकूमत की तरफ है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्सेस के मामला सूबाई हुकूमत की सवाबदीद हैं। तो इस आईनी तरमीम में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड की पावर टू टैक्स डाल दिया। ये आम आवाम के लिए कर रहे थे तारड़ साहब। तो मेरे ख्याल से किसी और को बेवकूफ़ बनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं आपका टाइम फिर बहुत ज़्यादा ले लूँगा।